नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ की पूर्व आप सबको हार्दिक बधाई और देश की आज़ादी के लिए शताब्दियों तक अपना बलिदान, अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करने वाले हुतात्माओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को, बलिदानियों को, जांबाजों को सत सत नमन। आज देश के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य हुआ था 77 साल पहले कि अंग्रेज़ों ने दो शताब्दियों की गुलामी के बाद भारत का निर्ममता से विभाजन किया, वो भी धार्मिक आधार पर। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान नाम का एक हिस्सा काट के पाकिस्तान को अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों का देश बना दिया और भारत अपनी प्राचीन विरासत को समेटे हुए इस दर्दनाक हादसे में 20 लाख से अधिक भारतीयों की निर्मम हत्या की गई। उसके जख्मों को घाव अभी तक नहीं भरे। वो घाव, वो भूलें जिसके कारण विभाजन हुआ, वो आज भी नासूर बनी हुई है। देश के हुक्मरानों ने जो भूल की, भले ही अभी संसद का बजट सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव आया, मणिपुर में जो जघन्य दंगे हुए, उसके लिए विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जहां देश के चहुमुखी विकास के कसीदे पढ़े, उन्होंने कहा कि देश शीघ्र ही आगामी 5 सालों में देश की विश्व की प्रमुख 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक बन जाएगा। अभी भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। उन्होंने देश की सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक और विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा की जो परचम लहरा रहे हैं, जो विकास की तीव्र गति से संसार में भारत कर रहा है, उसका यशोगान किया। परंतु एक चीज़ हमें बिल्कुल साफ करनी चाहिए, जिन कारणों से भारत का विभाजन हुआ, जो त्रासदियाँ जख्म झेले, भारत निरंतर सोवियत संघ का तो विभाजन तो रेत की महल की तरह सोवियत संघ ढह गया, पर भारत का विभाजन विगत 3-4 शताब्दियों में निरंतर इस ढंग से हो रहा है। कभी कोई अंग, कभी कोई अंग। 1947 के बाद भारत का विभाजन 3 हिस्सों में हो गया। एक हिस्सा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, एक हिस्सा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद भी देश में इस प्रकार की स्थितियां हैं, जो त्रासदियां, जो समस्याएं विभाजन के समय थी, जो कट्टरपंथी ताकतें सर उठा रही थी, वो उसी प्रकार की ताकतें आज भी सर उठा रही हैं। जो भारत माता की जय बोलने के लिए कतराते हैं, जो आज़ादी का यशोगान, जो जिनसे प्रेरणा लेकर देश के बलिदानी फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे, वंदे मातरम कहने में भी शर्म महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज देश की हुक्मरानों के अदूरदर्शिता के कारण या पदलोलुपता के कारण या उदासीनता के कारण आज देश की ये बदहाली है। अभी हम देख रहे थे 31 जुलाई को हरियाणा के नूंह मेवात क्षेत्र में जिस प्रकार से सनातन धर्म की एक धार्मिक जुलूस पर पथराव हुए, आगजनी हुई, हिंसा हुई का तांडव मचा, उससे देश स्तब्ध है।
उससे चंद दिन पहले जिस प्रकार से मुहर्रम के दिन नागलोई में इस प्रकार की घटना हुई थी, केवल जुलूस का नई दिशा में ले जाने की जिद के कारण पथराव, निरपराध लोगों पर पथराव का इस प्रकार की घटनाएं जिस प्रकार से बंगाल में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है और यहाँ तक दिल्ली से लेकर देश के विभिन्न भागों में हो रहा है, उसका मूल कारण है देश के हुक्मरानों ने उस समस्या का निदान, ठोस निदान नहीं किया, जिसके कारण देश को विभाजन की विभीषिका सहनी पड़ी। 20 लाख से ज़्यादा भारतीयों का कत्लेआम हुआ, करोड़ों लोग शरणार्थियों का जीवन जीने के लिए अभिशापित हुए। भारत में आए शरणार्थी तो सही ढंग से रच बच गए, तो पाकिस्तान गए शरणार्थियों को मुजाहिर का दर्जा आज भी दिया जा रहा है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, गोलियों से भूना जा रहा था। किस प्रकार की विभीषिका, किस प्रकार का तांडव धर्म के नाम पे कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया, उसको अगर आज भी देश के हुक्मरान अपने पदलोलुपता के कारण ठोस कदम नहीं उठाएंगे, चीन और इजराइल की तरह देश की सुरक्षा के लिए मजबूत कदम नहीं उठाएंगे, तो भारत को भी सोवियत संघ की तरह अपनी त्रासदी को देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बहुत हैरानी की बात है, विगत 2 महीने से मणिपुर में जिस प्रकार के दंगे हुए, वहाँ के मेतई समुदाय और कुकी समुदाय और नागा समुदाय के बीच में जो हिंसक झड़पें हुई, उससे मानवता शर्मसार हुई। इन हिंसक झड़पों में, इन दंगों में आम गरीब लोगों का, निर्दोष लोगों की और देश की अपार क्षति होती है, सांप्रदायिक सौहार्द मिटता है, अमन चैन नष्ट होता है, देश का विकास जमींदोज हो जाता है। तो इसलिए सरकारों को बहुत कठोरता से, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश शासन ने ये दिखा दिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कि समस्याएं कितनी भी विकराल हो, अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो तो सभी प्रकार की समस्याओं का दमन, शमन, समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार पहली बार इस उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रांत में, जो यूरोपीय संघ से बड़ा क्षेत्र और जनसंख्या वाला देश है, जिसके आगे जो क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से विश्व का 5वां बड़ा देश हो सकता था, वो देश का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कट्टरपंथी ताकतों पर और घोर अपराधियों पर जिस प्रकार से अंकुश लगाया गया, वो अपने आप में अनुकरणीय, सराहनीय और वंदनीय है। हमने नूह में देखा किस प्रकार से देश ने देखा कि शासन, पुलिस प्रशासन घंटों तक इस दुर्घटना के, इस सांप्रदायिक दंगे के, इस अराजक तत्वों द्वारा इस प्रकार खुली हिंसा के खबर मिलने के बाद, जो देश की राजधानी से 100-150 किलोमीटर दूर पे है, जहाँ यातायात के साधन हैं, सब कुछ संचार माध्यम हैं, त्वरित बल पहुँच सकते हैं, जिसकी आशंका भी थी, उसके बावजूद कई घंटों बाद वहाँ पे सुरक्षा बल पहुँचे, तो ये प्रशासन की एक बड़ी कमजोरी है। होना ये चाहिए
धार्मिक जुलूस किसी संप्रदाय का निकले, भड़काने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और उस पर पथराव करने वाले, उस धार्मिक जुलूस पर पथराव करने वाले, आगजनी करने वालों की संपत्तियों को तुरंत उसी समय और उनको कड़ी से कड़ी मृत्युदंड के करें, क्योंकि ये व्यवस्था को जमींदोज करने वाले लोग हैं, देश के अमन चैन को ख़त्म करने वाले लोग हैं, और जो तत्व इनको भड़काने में लगे हैं उन पे भी कड़ा अंकुश लगाना चाहिए था। ये बात एक बार साफ होनी चाहिए कि ये किसी की आड़ के, किसी के नाम पर आपको ये अधिकार नहीं है कि धार्मिक जुलूसों पर, धार्मिक उत्सवों पे अकारण ही पथराव करे, आगजनी करे। वहाँ सैकड़ों वाहनों को जला दिया गया, लोगों की दुकानें से लेकर लोगों के आधा दर्जन लोग मारे गए। कौन जिम्मेदार है इस हिंसा का? प्रशासन, जो उदासीनता रहा, और उन लोगों को जिन पे कड़ा अंकुश उस समय नहीं लगाया। ये बहाना नहीं चलेगा कि उसमें ये शामिल हो रहे थे, वो शामिल हो रहे थे, तो आपको ये अधिकार न मिल जाता कि आप पथराव करें आम निर्दोष लोगों को। धार्मिक जुलूस कोई भी निकाले, दूसरे संप्रदाय को कभी उस पर पथराव या आगजनी इस ढंग का नहीं करना चाहिए। कार्रवाई करे तो प्रशासन करे, दूसरे किसी समुदाय को उस पर हाथ न। ये बहुत सुखद है कि अन्य संप्रदायों का जब भी यहाँ जुलूस निकलता है सब शांतिपूर्ण होता है। केवल पथराव भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहकों के जुलूसों पर किया जाता है। तो स्वयं को अल्पसंख्यक कहने वाले लोग और अपनी भावनाओं को आहत बताने वाले लोगों का भी ये जिम्मेदारी होती है, हम एक दूसरे की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। हमारा ये मानना है कि जब तक सरकार ये कड़े कदम नहीं उठाएगी कि ये धार्मिक जुलूसों पर पथराव करने वालों को, आगजनी करने वालों पे कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक इस प्रकार के तत्व का हौसला बढ़ता रहेगा। जहाँ तक बात है देश में किसी भी प्रकार की गोवध और गो हत्यार, गो अपहरण की जो दोषी हैं उन पर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, प्रशासन को भी दंड मिलना चाहिए। जिसके क्षेत्र में गोकशी होती है, जिस क्षेत्र में गो हत्या और गो तस्करी होती है, उस क्षेत्र के पुलिस प्रशासन को भी दंडित किया जाना चाहिए। और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसके कारण विभाजन हुआ था देश का, और आज उन चीज़ों का समाधान के लिए देश की सरकारें बिल्कुल ढुलमुल रवैया अपना रही है। दूसरी बात यह है, आज़ादी के ये 77वें वर्षगांठ मना रहा है, परंतु एक बात साफ है, देश आज भी अपना नाम से वंचित है, देश अपनी भाषा से वंचित है। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि देश के हुक्मरानों की कुछ आंखें खुल रही है परिस्थितिवश। जिस प्रकार से देश के 2024 के चुनावों में विपक्षी दल कांग्रेस सहित विपक्षी दल ने जो अपना गठबंधन बनाया उसका नाम इंडिया रखा, और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसने अपना नाम जनतांत्रिक गठबंधन रखा। इस गठबंधनों के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जिसका ट्विटर हैंडल ही नाम है बीजेपी फॉर इंडिया, और कांग्रेस और हमेशा ही और अन्य पार्टियां हमेशा ही इंडिया के लिए समर्पित रही। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का नाम भी 76 साल तक देशवासियों को नहीं दे पाए। आज भी देश के तमाम दूतावास से लेकर उच्चायोग जो बने हुए हैं उनमें देश का नाम भारत नहीं इंडिया लिखा जाता है। देश के कानून व्यवस्था में जो बनी हुई है, कोई इंडियन पेनल एक्ट
इंडियन क्रिमिनल एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट इंडिया के नाम से बनी है। हकीकत तो ये है, भारत देश का नाम, जिस देश को हम भारत कहते हैं, जो अंग्रेजों के आने से पहले जिस देश की संस्कृति थी, अंग्रेज इंडियन उनको कहते थे जो क्रिमिनल हो, जो अवैध हो, जो असभ्य हो, जिन्होंने चर्च में शादी नहीं की है, ईसाई विधान से जिनका शादी नहीं हुई है, वो सब वो इंडियन के नाम से कहते थे। और भारत जो सनातन धर्मावलंबी था, यहाँ भारतीय संस्कृति का पताका लहराती थी, इसलिए वो भारतीयों को इंडियन या हे और बहुत निम्न कोटि का क्रिमिनल कहते थे। हमने आज़ादी के बाद 1947 में देश के हुक्मरानों को चाहिए था कि देश का नाम भारत करते, देश की भाषा भारतीय भाषाएं करते। अभी भी भारतीय 8वीं अनुसूची में 2 दर्जन से अधिक भारतीय भाषाएं विराजमान हैं, परंतु यहाँ का पूरा राजकाज, शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन सब अंग्रेजी में होता। उस अंग्रेजी में जिस अंग्रेजों ने 200 साल तक भारतीयों को गुलाम बनाया, लाखों देश के सपूतों का कत्लेआम किया, देश को लूटा, स्वाभिमानी देश रहता, तो उसी टाइम इस गुलामी की जंजीरों को और बदनुमा दाग को हटा देता। जिस देश में संस्कृत जैसे प्राचीन भाषा हो, तमिल तेलुगु से लेकर हिंदी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, ये तमाम भाषाएं हो, मराठी, गुजराती, उस देश में एक विदेशी भाषा का, वो भी कमज़ोर भाषा, उसकी बेसाखियाँ, उसका कलंक सर माथे पे लगाना एक राष्ट्रद्रोह से भारतीय संस्कृति को जमी दोज करने वाला कृत्य है। जिस कृत्य को करने के लिए, भारतीय संस्कृति को जमी दोज करने के लिए, भारतीयों को सदा गुलाम बनाने के लिए लैंड मकाले ने जिस ढंग से इंग्लिश एजुकेशन एक्ट इस देश पे लागू किया, ताकि इस देश के लोग अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने भारतीय मूल से कटकर अंग्रेजों के सदा गुलाम बना रही है। ये उन्होंने ये किया कि कानून से लेकर, राजकाज से लेकर शिक्षा दीक्षा में केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को मान्यता दी, और इस पे भारतीय भाषाएं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, या फारसी हो, अरबी हो, ये कोई भी भाषाएं, इस पे प्रतिबंध लगा दिया। उसी के कारण ये हुआ, दुर्भाग्य हुआ कि देश की आज़ादी में जितने भी लोग थे, अधिकांशों की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हुई थी। उनका यह सोच वो था, जीवन का एक आदर्श देश का जो मॉडल था उनके दिमाग में, एक आदर्श देश की कल्पना थी, वो अंग्रेजों द्वारा, वो लॉर्ड साहब के द्वारा वो अंग्रेजियत थी। इसीलिए उन्होंने इंडिया इस नाम को रखा, और इस नाम को रखने के बाद देश की भाषा भी अंग्रेजी रखी कार्य के बाद, जिससे ये हुआ, संसार के अधिकांश अभी प्रधानमंत्री ने 29 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय मंडप में अखिल भारतीय शिक्षा समागम समारोह को संबोधित करते हुए कहा, दुनिया के अधिकांश विकसित देश अपनी भाषाओं के दम पर प्रगति कर रहे हैं, केवल भारत ही ऐसा है जहां युवाओं की प्रतिभा का मूल्यांकन उनकी प्रतिभा के अनुसार नहीं, अपितु भाषा के आधार पर किया जाता है। अंग्रेजी को पढ़े लिखे व्यक्तियों को बुद्धिमान माना जाता, प्रतिभावान माना जाता, भारतीय भाषा वालों को प्रतिभाहीन माना जाता है।
ये देश के प्रति एक क्षम्य अपराध है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये पहली बार है देश का शासक इस प्रकार की बातें, उनके दिल में भी ठेस है। इसी कारण मोदी कहते हैं, जब मैं संयुक्त राष्ट्र में भारतीय भाषा में बोलता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ लोग क्या कर रहे हैं, अब तो मेरे देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है, ये उनके लिए हर्ष की बात है। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सोशल साइंस से लेकर इंजीनियरिंग तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं में होगी। ये अब तक केवल अंग्रेजी में होती थी, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, चाहे कानून की हो, चाहे यांत्रिकी की हो, किसी भी शिक्षा। यही नहीं, यहाँ रोजगार, यहाँ डॉग स्क्वाड से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS तक के सारी परीक्षाओं में अंग्रेजी अनिवार्यता के कारण भारतीय प्रतिभाएं दम तोड़ दी जाती हैं। और इसी प्रतिभा के कारण, इसी अंग्रेजियत की लूट खसोट के कारण, मानसिकता के कारण आज देश का जो क्रीम समझा जाने वाला है, इंजीनियर, डॉक्टर और IAS, भ्रष्टाचार इनमें सबसे ज़्यादा व्याप्त है। आज देश के देहातों में जिला स्तर पर, दूर दराज के जिला स्तर पर चिकित्सक जाने के लिए तैयार नहीं है। आज इंजीनियर अपनी साइटों पे कमीशन लेने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। योजनाएं कागजों में बन रही हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है। देश के भारतीय भाषाओं में बोलने में शर्म महसूस होती है। सबसे शर्मनाक बात है, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में, सर्वोच्च न्यायालय में केवल अंग्रेजी में ही कार्य होता है। देश की भाषाओं में वहां ना न्यायाधीश न्याय देते हैं, न अधिवक्ता बोलते हैं। फरियादी क्या बोल रहा है, जो अभियुक्त है वो क्या बोल रहा है, उसके भाग्य का क्या फैसला है, किसी को नहीं। इसीलिए भारतीय भाषा आंदोलन ने लगातार कई सालों से लेकर संसद से लेकर सड़क तक देश की आज़ादी के लिए, देश की असली आज़ादी के लिए, गुलामी की इन जंजीरों को तोड़ने के लिए, देश को अपना नाम भारत देने के लिए, देश को अपनी भाषाएं देने के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय पर सैकड़ों दिन का ज्ञापन दिया, पदयात्रा करके राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर में, संसद की चौखट से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक। मुझे हर्ष हो रहा है कि प्रधानमंत्री इस चीज को महसूस कर रहे हैं, उनकी सरकार। और इस बात से भी एहसास है कि देश में इतनी परिस्थितियां जटिल और कर दी गई राजनीतिक दलों द्वारा। जिस प्रकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो कानून में अभी संशोधन किए हैं मोदी सरकार ने, इसी मानसून सत्र के अंतिम दिन भारतीय दंड संहिता, पहले इंडियन पेनल कोड था, अब भारतीय दंड संहिता के नाम पर हिंदी में जो बना है, भारतीय भाषाओं में बना, तो उन्हें दर्द होने बैठ गया। स्टालिन को दर्द होना है, वो कह रहे हैं हिंदी थोपी जा रही है। अरे भैया, अंग्रेजी इस देश में थोपी गई तब तुम्हें परेशानी नहीं है। हमारा तो ये मानना है भारतीय भाषाओं को, जिस राज्य की जो भाषा है उसी भाषा में वहाँ शिक्षा, न्याय, रोजगार, तमिलनाडु में तमिल में होना चाहिए, उड़ीसा में उड़िया में होना चाहिए, भारतीय भाषाओं में होना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी किसी प्रांत की भाषा नहीं है। देश के हुक्मरानों की अदूरदर्शिता और उसके कारण आज देश में जो धर्मांतरण का जो जहर, धर्मांतरण के राष्ट्रांतरण का जो षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, घुसपैठ के द्वारा बांग्लादेश से लेकर ब्रह्मा से आए हुए घुसपैठियों ने राष्ट्रांतरण के लिए यहाँ जब घुसपैठ की है, उसका सहारा लेकर देश पे कब्जा करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, वो विफल होगा। इसलिए हमारा मानना है कि देश में भारतीय भाषाओं में
शिक्षा, रोजगार, न्याय, सब कुछ हम तमिल में पढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं स्वीकार है तमिल। हम संस्कृत में पढ़ने के लिए, अगर देश प्रबुद्ध देश के शासक दूरदर्शी होते तो संस्कृत को अनिवार्य भाषा बना देते। प्राचीन भारत की धरोहर है, ज्ञान विज्ञान की वो है, जिसके दम पर भारत विश्वगुरु और सोने की चिड़िया बनी। इसी कारण भारत ने संसार में किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, उसको कब्जा नहीं किया, उसको गुलाम नहीं बनाया। हमारा ये मानना है तो देश की सरकारों को देश की आज़ादी के इस ऐतिहासिक मौके पे ये भूलें नहीं करनी चाहिए। इन भूलों को, जिन भूलों के कारण देश को विभाजन का दंश झेलना पड़ा, देश अपनी भाषा में, अपनी प्रतिभा, देश में इस प्रकार से इस तांडव मच रहा है, लूट खसोट का, शिक्षा का बाजारीकरण करने से और चिकित्सा का और न्याय का, ये सब राष्ट्र का एक दायित्व होना चाहिए। शासन को ये राष्ट्र के समर्पित भारतीय भाषाओं में शिक्षा और रोजगार मिलना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ राष्ट्र मजबूत रहेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।